साथ साथ एक डाउट ये भी था मेहराब खान के ऊपर कि शायद ये अफगानिस्तान से भी इसके कुछ लिंक हैं। तो कुल मिला के ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि भले ही मेहराब खान ने एग्रीमेंट साइन कर दिया हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि पीछे से खुद ही अटैक करवा रहा हो। तो ब्रिटिशर्स ने गुस्से में नवंबर 1839 में कलात स्टेट इस पे अटैक करके मेहराब खान को मार दिया, और जो मेहराब खान का एंटी था शाह नवाज खान, उसको खान ऑफ कलात बना दिया, जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से चलता था। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया था कि अगर इस पूरे एरिया को रशिया से बचा के बफर जोन बनाना है तो कलात स्टेट के इस रीजन को अपने कंट्रोल में रखना होगा। ब्रिटिशर्स जो थे पूरे कलात स्टेट को अपने अंडर में लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे दूर दूर तक खाली लैंड थे, रिसोर्सेज इतने थे नहीं, और किसी भी लैंड को अपने अंडर में लेने में बहुत सारी आर्मी वगैरह लगानी पड़ती हैं, तो वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, कलात स्टेट जो था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये रीजन था पिंक वाला, क्वेटा, बोलन पास, चमन, चगई, ये वाला एरिया। ये एरिया जो था ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली कंट्रोल किया अपनी मिलिट्री के दम पे, और बाकी जो एरिया था ये इनडायरेक्टली कंट्रोल किया, अपने हिसाब से चलाने वाले रूलर को वहां पे बैठा दिया और टाइम टू टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, ताकि अंदर का जो एरिया है वो भी कंट्रोल में रहे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया को अपने अंडर कोलोनाइज किया था, वैसे कलात स्टेट को ब्रिटिशर्स ने कभी भी नहीं किया था। तो ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान पे भी हमले करके, बातचीत करके, अलग अलग टैक्टिक्स यूज करके वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बनाया, और ईरान में भी ऐसे ही अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। अंग्रेज जो रशिया और इंडिया के बीच में एक बफर जोन बनाना चाह रहे थे, वो बहुत ही आसानी से इन्होंने बना लिया। और ये जो बफर जोन ये लोग बना रहे थे, इसके चक्कर में कलात स्टेट के बॉर्डर की भी मार्किंग स्टार्ट कर दी थी, मतलब ऑफिशियली बॉर्डर बना के रजिस्टर करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि पहले एज सच कोई बॉर्डर नहीं होते थे, फ्रंटियर्स होते थे, दूर दूर तक ऐसी खाली एरिया पड़ा रहता था। तो जब ब्रिटिशर्स ने कलात स्टेट के बॉर्डर बनाना चालू किए, तो कलात स्टेट के बॉर्डर के पास का काफी एरिया जो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता था, उसको कभी गोल्ड माइन लाइन एग्रीमेंट के थ्रू और कभी ट्रीटी ऑफ गंडामार्क करके ईरान और अफगानिस्तान को दे दिया, ताकि ईरान और अफगानिस्तान खुश रहें और रशिया के इन्फ्लुएंस से दूर रहें। और ये सारी चीजें करने के थोड़े ही दिन बाद 8 दिसंबर 1876 में कलात स्टेट के साथ एक ऑफिशियल ट्रीटी भी कर ली कि हर चीज ऑन पेपर भी रहे, जिसको ट्रीटी ऑफ कलात कहते हैं। ये उसकी कुछ टर्म्स हैं। इस ट्रीटी का जो आर्टिकल 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आएगा कि इस आर्टिकल की क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद कलात स्टेट की फॉरेन पॉलिसी वगैरह ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले ली थी, और जो डेली बेसिस के इंटरनल मैटर थे वो खान ऑफ कलात को दे दिए थे कि इंटरनल मैटर तुम खुद संभालो। और फॉरेन पॉलिसी लेने के बाद रशिया का इस एरिया से पूरा कंट्रोल चला गया, और इसके बदले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कलात स्टेट को शुरू में 50,000 रुपए दिए साल के, और फिर इसको बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिए थे। अब देखिए यहां से एक बार फिर से मैप देख लीजिए, पिंक एरिया ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री के दम पे अपने पास रखा था, ये ग्रीन एरिया में खान ऑफ कलात को इनडायरेक्टली रूल करने को दिया था। और फिर इसके बाद ईयर 1887 में ये जो पिंक एरिया था जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, इसको भी ऑन पेपर अपने अंडर इनडायरेक्टली ले लिया, और लीज के थ्रू जब ऑन पेपर कराया गया तो इसका नाम रखा गया ब्रिटिश बलूचिस्तान। और इस तरीके से ऑफिशियली पहली बार बलूचिस्तान का नाम यूज हुआ। बाकी बचा हुआ जो ग्रीन एरिया था वो अभी भी उसको कलात स्टेट ही बोलते थे, खानेत ऑफ कलात। अब देखिए इसके अगले 50-60 साल तक एज सच कोई बड़ा इवेंट नहीं होता है, और फिर ब्रिटिशर्स के जाने का टाइम पास आ जाता है। जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसका बंटवारा होना था, पाकिस्तान बनना था। तो सेम टाइम पे जो खान ऑफ कलात थे, मीर अहमद यार खान, इन्होंने ये सोचा था कि अब जब अंग्रेज जा रहे हैं तो हमें ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज तो किया नहीं था, तो हम तो अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे। इस चीज को लेकर खान ऑफ कलात जो थे वो इसलिए भी कॉन्फिडेंट थे क्योंकि लीगली भी ये चीज वैलिड थी। सबसे पहली चीज, ईयर 1876 में जो ब्रिटिशर्स और कलात स्टेट के बीच में जो ऑफिशियल ट्रीटी हुई थी, उसके आर्टिकल 3 के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने ऑन पेपर ये चीज ऑफिशियली एक्सेप्ट की थी कि कलात स्टेट ब्रिटिशर्स का एरिया नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। और जो एरिया ब्रिटिशर्स ने लिया है, जिसे ये ब्रिटिश बलूचिस्तान बोलते हैं, वो भी एक एग्रीमेंट और लीज के तहत लिया था, यानी कि जैसे कोई किराए पर रहता है। इसके साथ साथ ईयर 1886 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में ऑफिशियली ये चीज मेंशन की थी, खान ऑफ कलात को एक इंडिपेंडेंट रूलर जो कि एक ट्रीटी के थ्रू ब्रिटिशर्स के साथ कनेक्टेड है, ये चीज मेंशन की थी। और ईयर 1877 में दिल्ली इंपीरियल असेंबली में खान ऑफ कलात खुदादाद खान को एक इंडिपेंडेंट राजा की तरह बुलाया था, मतलब कि ब्रिटिशर्स खुद मानते थे कि कलात स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो लीगली ब्रिटिशर्स किसी भी स्टेज पे ये नहीं कह सकते थे कि कलात स्टेट जो है वो ब्रिटिशर्स के एम्पायर का पार्ट है, और अगर ऐसा कहते ब्रिटिशर्स तो इंटरनेशनली भी बहुत दिक्कतें होती हैं उनको। लेकिन अगर दूसरी तरफ कलात स्टेट अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह हो जाता तो ब्रिटिशर्स के साथ साथ यूएस को भी डर था कि कलात स्टेट काफी वीक है, कहीं ये ना हो जाए कि रशिया का इन्फ्लुएंस फिर से बढ़ जाए इस एरिया में, और ये
जो एरिया था स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और अगर यही कलात स्टेट पाकिस्तान के साथ मिल जाता है तो पूरा एरिया स्ट्रांग होता है और रशिया का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ पाता, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ब्रिटिशर्स का काफी अच्छा इन्फ्लुएंस था। तो ब्रिटिशर्स के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो कलात स्टेट है वो इंडिपेंडेंट होने की बजाय पाकिस्तान के साथ मिले तो वो चीज ज्यादा फेवर करेगी। तो अब यहां से इस एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निपटने के लिए एक गेम स्टार्ट होता है जिसमें खान ऑफ कलात जो है वो फंस जाते हैं। होता क्या है कि अनडिवाइडेड इंडिया से जब ब्रिटिशर जा रहे थे तो इस अनडिवाइडेड इंडिया के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान यानी कि जिन्ना की मुस्लिम लीग और नेहरू जी की कांग्रेस दो कंसर्न पार्टी थी क्लेम करने के लिए। इन दोनों पार्टियों को आपस में बात करके फैसला लेना था कि किसके पास कितना पार्ट जाएगा इस अनडिवाइडेड इंडिया का। लेकिन अगर लीगली ये प्रूव हो जाता है कि जो ये कलात स्टेट है ये ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं है, ये तो सिर्फ एक लीज के थ्रू कुछ टाइम के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने लिया था, जिसके लिए अंग्रेज जो थे वो एनुअली पैसा भी देते थे। तो अंग्रेजों के जाने के बाद ये जो कलात स्टेट था इसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का क्लेम खत्म हो जाता, और पाकिस्तान ने यही डिसाइड किया था कि कैसे भी अंग्रेजों के जाने से पहले ये जो कलात स्टेट है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट साबित हो जाए, क्योंकि जैसे ही कलात स्टेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट साबित होगा तो जो इंडिया का क्लेम है वो खत्म हो जाएगा कलात स्टेट के ऊपर से, और बाद में पाकिस्तान जब चाहेगा वो कलात स्टेट को अपने अंडर में ले लेगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि पाकिस्तान इतना ज्यादा श्योर कैसे था कि अंग्रेजों के जाने के बाद कलात स्टेट उसको वो अपने साथ जोड़ लेगा। तो देखिए ये जो ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला एरिया था जो अंग्रेजों ने लीज पे लिया था, ये अंग्रेजों के जाने के बाद एज इट इज लीज जो थी वो पाकिस्तान के साथ चली जाती। ये ब्रिटिशर्स ने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि एक तो मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी यहाँ पे, दूसरा इंडिया से इसका बॉर्डर नहीं लगता था। तो ये पिंक वाला जो ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला एरिया था ये अंग्रेजों के जाने के बाद जो लीज चल रही थी उस लीज को एज इट इज पाकिस्तान कंटिन्यू करता। जो आप लाइट ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं जिसके सरदार कलात स्टेट से जुड़े थे लेकिन अलग अलग अपने अपने रीजन खुद चलाते थे, और ये जो सरदार थे इनसे जिन्ना ने अच्छी बॉन्डिंग कर ली थी। जिन्ना ने कहीं ना कहीं ये जो सरदार थे इनको कन्विंस कर लिया था कि अंग्रेजों के जाने के बाद पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बनेगा, और अगर आप पाकिस्तान के साथ जुड़ोगे तो पहली चीज तो आपको अपनी ऑटोनॉमी मिलेगी, बाकी आपकी आइडेंटिटी और कल्चर जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ के ज्यादा सही से चलेगी। और सरदार जो थे वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे थे जिन्ना की इस बात से, क्योंकि कलात स्टेट जो था ये जो डार्क ग्रीन वाला जो एरिया है इनके जो लीडर थे वो आजादी के बाद कलात स्टेट को एक सेकुलर देश बनाने की बातें कर रहे थे। तो इन सब चीजों से जिन्ना को यकीन था कि एक बार इसको इंडिया के इन्फ्लुएंस से लीगली दूर कर दो, उसके बाद जो कलात स्टेट होगा उसको अपने अंडर बड़े आराम से ले लिया जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान की ये चीज ब्रिटिशर्स को भी सूट कर रही थी तो ब्रिटिशर्स भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसके फेवर में थे। तो इसके बाद जिन्ना ने क्या किया, खान ऑफ कलात की जो बात थी कि एक इंडिपेंडेंट देश की तरह इसको होना चाहिए जब अंग्रेज चले जाए, इसको सपोर्ट किया। जिन्ना ने कहा कि कलात स्टेट जो है उसका ब्रिटिशर्स से कोई लिंक नहीं है, उन्होंने बस एक लीज और ट्रीटी कर रखी है, इसलिए कलात स्टेट को एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए। अब जिन्ना की इस चीज को सुन के खान ऑफ कलात जो थे वो बहुत खुश होते हैं कि ये अकेला आदमी है जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। अब जिन्ना जो थे वो लॉयर भी थे, तो खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने ईयर 1946 में जिन्ना को पूरे कलात स्टेट का एक लीगल एडवाइजर बना दिया। खान ऑफ कलात ने जिन्ना को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि कलात स्टेट को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, इस केस को अंग्रेजों के सामने आप रिप्रेजेंट करोगे। और जैसे ही जिन्ना को लीगल एडवाइजर बनाया गया तो जिन्ना ने मार्च 1946 को एक मेमोरेंडम बनाया जिसमें सारी चीजें मेंशन करी उन्होंने कि कलात स्टेट ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी और लीज एग्रीमेंट के साथ जुड़ा है, और रेफरेंस भी ऐड किए पूरी ट्रीटी के। और इस मेमोरेंडम में डिमांड करी गई कि ब्रिटिशर्स जब जाए तो कलात स्टेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। और ये सारा कुछ बना के ब्रिटिशर्स के जो कैबिनेट मिशन था उसको ये सबमिट कर दिया गया। और जब ये मेमोरेंडम सबमिट हुआ तो ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि ये जो कलात स्टेट है ये ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिपेंडेंट रहेगा। और फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो सोचा था कि ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला जो एरिया है जो लीज पे ले रखा था खान ऑफ कलात से, उसको जाते टाइम पाकिस्तान को देंगे, तो उसके लिए भी ब्रिटिशर्स ने काम स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 29 जून 1947 को इस एरिया की सासी जिरगा ट्राइब थी, जो कि ये कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको अपॉइंट कर रखा था अलग अलग काम के लिए, तो कहीं ना कहीं ये लोग ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, इनके हिसाब से चलते थे। इनको बुलाया और इस एरिया के जो ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला एरिया था यानी कि क्वेटा वाला जो एरिया था, इसके म्युनिसिपैलिटी के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी बुलाए और एक वोटिंग करा दी कि ब्रिटिश बलूचिस्तान को कहां पे जोड़ना चाहिए। अब इस वोटिंग को लेके कलात स्टेट की जो लीडरशिप थी ये बहुत ज्यादा गुस्से में हुई कि आपने किसी भी कलात की लीडरशिप को इन्वॉल्व नहीं किया, कोई रेफरेंडम नहीं कराया और पूरे स्टेट में बिना पूछे वोटिंग कराई। और इस वोटिंग का जब रिजल्ट आया तो ये डिसाइड हुआ
कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये जो एरिया है जो ब्रिटिशर्स ने लीज पे लिया है ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला, ये एज इट इज पाकिस्तान को चला जाएगा। अब इस चीज को लेकर जो बलोच ट्राइब थी, जो कलात रीजन वाला जो एरिया था, इसको बहुत अपोज किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने तो लीज कर रखी थी, वो इस एरिया के कोई ओनर तो थे नहीं, तो उनका क्या हक बनता है कि वो इस एरिया को पाकिस्तान के साथ भी लीज पे दे दें। तो जब ये सारी बातें चल रही थी तो इसके बाद फिर डेट आती है 4 अगस्त 1947। इस दिन कलात स्टेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसको लेके हर तरफ बात तो हो ही रही थी। और इसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्ना और खान ऑफ कलात एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं और यहां से ये डिसाइड होता है कि कलात स्टेट जो है, जो ईयर 1838 का स्टेटस था, वही स्टेटस रहेगा कलात स्टेट का, यानी कि कलात स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अब ये जो सबने मिलकर डिसीजन बनाया, इसको लेके खान ऑफ कलात तो बहुत ज्यादा खुश हुए। इन्होंने कहा कि एक काम और कर दीजिए, एक रिटर्न एग्रीमेंट भी कर लेना चाहिए कि कलात स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अब इस रिटर्न एग्रीमेंट को लेकर तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत हो जाती, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंट कलात स्टेट के लिए डिक्लेरेशन तो दे दिया, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। इसके बाद खान ऑफ कलात ने ये कहा कि आप एटलीस्ट पब्लिक अनाउंसमेंट कर दीजिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसके लिए भी मना कर दिया। और फिर खान ऑफ कलात ने इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, अब वो एक इंडिपेंडेंट देश में रहेगी। और सेम डे यानी कि 4 अगस्त 1947 को कलात स्टेट और पाकिस्तान के जिन्ना ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने ऑफिशियली कलात स्टेट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट माना, और जैसे ये हुआ अब यहां से इंडिया का रोल खत्म हो जाता है। और ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की जो डेट है, ये आप अगर इंटरनेट पे देखोगे तो कहीं पे 11 अगस्त भी लिखा होगा, लेकिन 11 अगस्त को अनाउंसमेंट हुई थी, एक्चुअल में 4 अगस्त को ही ये साइन हुआ था। तो पाकिस्तान इस चीज को लेकर बहुत खुश था क्योंकि उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था, और इसकी वजह से इंडिया जो है इस पूरे गेम से बाहर हो गया था। वरना अगर ये एग्रीमेंट साइन नहीं होता तो वही कश्मीर वाली जैसी सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिर से बन सकती थी। अब इसके बाद अंग्रेजों के जाने के बाद जैसे 15 अगस्त 1947 इंडिया को आजादी मिली, पाकिस्तान अलग स्टेट बना, सेम डे खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने भी अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी। और फिर इस अनाउंसमेंट के करीब एक महीने बाद यानी कि 12 सितंबर 1947 को ब्रिटिशर्स ने एक छोटा सा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने ये जो कलात स्टेट की इंडिपेंडेंस अनाउंस की है, ये कर तो दी है इन्होंने, लेकिन कलात स्टेट जो है ये इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की सिचुएशन में नहीं है। अभी जो स्टेटमेंट है ये सुनने में तो बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसके बहुत मायने हैं। ये पूरा स्टेटमेंट पाकिस्तान के सपोर्ट में गया, और इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान ने प्रेशर बनाना चालू किया खान ऑफ कलात पे कि पाकिस्तान से जुड़ जाओ। पाकिस्तान ने दो चीजें की, एक तो कलात स्टेट पे हमला करने के लिए तैयारी शुरू कर दी और धीरे धीरे करके आर्मी डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया, और साथ में जो पहले मैंने बताया था कि कलात स्टेट के साथ जो मकरान, लसबेला और खरान वाला जो एरिया है, जिनके सरदार कलात स्टेट के साथ जुड़ गए थे, इनके लीडरों से जिन्ना ने बात करना स्टार्ट कर दिया था कि पाकिस्तान से जुड़ जाओ। अब ये सारी चीजें देख के जो खान ऑफ कलात थे, उन्होंने दिसंबर 1947 में ये तुरंत ब्रिटिशर्स के पास गए कि ये जो पाकिस्तान है ये हमारे साथ जुड़ने के लिए बोल रहा है, हम पे हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, तो हमें भी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने साफ मना कर दिया। इसके बाद खान ऑफ कलात जो थे वो अफगानिस्तान के पास गए, यहां तक कि इंडिया के पास भी गए, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया ने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया। और फिर जनवरी 1948 के स्टार्टिंग में पाकिस्तान ने मकरान, लसबेला और खरान के जो लीडर थे इनसे बात करी, एक डील करी, जिसमें यह हुआ कि पाकिस्तान जो है इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, इनके जो सरदार हैं उनको स्टेट हेड